डीलर की दादागिरी नहीं चलेगी। इन लोगों को मैं कोर्ट में घसीटने वाला हूँ। 10 दिन का इनके पास टाइम है, हफ्ते से 10 दिन के अंदर। आप उस ब्रोकर से क्यों नहीं कहते कि वो परमिट होल्डर रहा जिसको मैं लोन दे रहा हूँ। एक तरफ ये टैक्स की, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो। जो बंदे भागे उनको चाहे वो जमीन में भी गड़े क्यों ना हो, उनको निकाल के बाहर लाया जाएगा और सबके सामने किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों, भगोड़े डीलरों के खिलाफ इंडिया टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवार जी उतर चुके हैं मैदान में। जी हां दोस्तों, अब भगोड़े डीलरों पे कसेगा शिकंजा, हो गई है कंप्लीट। जी हां दोस्तों, मैं अभी मौजूद हूं इंडिया टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवार जी के पास में। अभी हम इनसे जानेंगे कि पहाड़गंज थाने में किसकी कंप्लेंट की है, क्या बात हुई थी। तो सबसे पहले स्वागत आपका विजेंद्र गंगवार जी हमारे चैनल पर। सबसे पहले ये बताइए, आप पहाड़गंज में गए थे कंप्लेंट कराने किसी भगोड़े डीलर की, वो कौन सा डीलर था और आपने क्या कंप्लेंट कराई है, क्या मैटर था? नमस्कार आशु जी और सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार। आशु जी, ये पहाड़गंज में थाने में हम उस दिन गए थे अपने ड्राइवर भाइयों को लेके। कम से कम 40 ड्राइवर थे वहाँ पे, जो डीलर भाग चुके हैं इनकी पेमेंट लेके, और दोबारा जिनके पास एचपी चढ़ी हुई है वो इनको तंग कर रहे थे, किसी को नोटिस भेज रहे थे, किसी को धमका रहे थे। तो उसके खिलाफ हमने पहाड़गंज थाने में कंप्लेंट दी है सारे ड्राइवरों ने मिलके। और अभी धीरे धीरे बहुत सारे ड्राइवर आएंगे, आ रहे हैं धीरे धीरे। उस दिन करीब 40 थे, अभी और भी आएंगे। तो कंप्लेंट दी है और थाने से हमें पूरा आश्वासन मिला है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे आदमी अमीर हो या हो गरीब। उन्होंने वहाँ से पूरा आश्वासन मिला है कि जो बंदे भागे हैं उनको चाहे वो जमीन में भी गड़े क्यों ना हो, उनको निकाल के बाहर लाया जाएगा और सबके सामने किया जाएगा। भगोड़े डीलरों के खिलाफ अब विजेंद्र गंगवार जी मैदान में उतर चुके हैं। कंप्लेंट हो चुकी है पहाड़गंज थाने में। गाड़ी थी विजय की और इन भाई की, अच्छा ये श्यामलाल जी की। इनकी दो भाई अभी यहाँ पे मौजूद है, बाकी लोग अभी आज पहुंचे नहीं है, लेकिन वो जल्दी हमारे साथ होंगे। अच्छा ये बताइए, अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? सर मेरी एनओसी नहीं दे रहे। एनओसी, इनकी एनओसी नहीं मिल रही है, ठीक है। हाँ। आपकी गाड़ी फाइनेंस हो चुकी है, आपने सारा पैसा दे दिया। हाँ। और आपको क्या कहा गया था कि आपकी जो किस्तें हैं वो समय पे नहीं जा रही हैं? नहीं ऐसा, उन्होंने, मैं गया था, उनका लड़का मिला था, तो उन्होंने बोला था कि कभी किस्तें आती थी कभी नहीं आती थी। तो मैंने यही जब बोला कि आपने मेरे को कॉल क्यों नहीं करा। अच्छा, एक यहाँ पे मैं अभी विजेंद्र गंगवार जी से पूछना चाहूंगा, जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि ये जब फाइनेंसर के पास गए और उन्होंने पूछा भाई मेरी एनओसी मेरी किस्तें पूरी हो चुकी हैं, तो उनका कहना ये था कि आपकी अभी किस्तें नहीं पूरी हुई हैं। जो डीलर था जो भाग चुका है वो कभी किस्तें देता था कभी नहीं देता था, लेकिन ये अपने पैसे पूरे दे चुके हैं। तो ये बताइए, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था, किस्तें पूरी नहीं आ रही, इनको सूचित किया जाए? आशु जी, एचपी किसी की चढ़ी हुई है और वो आगे किसी को फाइनेंस करने के लिए गाड़ी दे देते हैं पैसे देके, फिर वो ऑटो फाइनेंस होता है। तो क्या जो एचपीटर है उसका फर्ज नहीं बनता है? उसको पता नहीं होता है कि हाँ इस गाड़ी की किस्त नहीं आ रही है, तो उस फाइनेंसर को बुलाएं, उससे पूछें, ऑटो वाले को बुलाएं, उससे पता करें। क्यों आपके पास किसी प्रकार का कोई मैसेज, कोई सूचना आई थी? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी अच्छा, नहीं इनके पास कोई सूचना नहीं आई है कि आपकी किस्तें जा रही है नहीं जा रही है। अच्छा, एक और हमारे श्यामलाल जी, अच्छा ये बताइए, आपके साथ भी सेम मैटर, यही सेम मैटर है? आपको कभी सूचित किया गया? कभी कोई सूचित नहीं करा गया मेरे को। और उसके बाद मेरी सारी किस्तें भी पूरी हो चुकी है करण ऑटो से। मैं जिस दिन एनओसी के लिए गया मार्च के महीने में उनके पास, तो देखा तो दुकान पे कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक लेटर आता है पायल वाले के यहाँ से, मोती नगर के यहाँ से, भाई वो कहते हैं कि इतने इतने पैसे, फलाना पैसे। भाई मैं कहाँ से दूंगा? नहीं, जब वो डीलर के भागने के बाद आपको नोटिस आता है, सूचना आती है, क्या आपकी किस्तें वो समय पे नहीं दे रहा था तो उससे पहले वो आपको सूचित नहीं कर सकते थे? उससे पहले मुझे कोई सूचित नहीं किया, मगर मैं तो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, अगर आप पहले सूचित करते मेरे को इस बात के लिए, तो मैं करण ऑटो वालों को एक भी पैसे नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे आपके हाथ में देता आकर कि हाँ जी ये मेरा फाइनेंसर है, भाई मुझे पैसे इसे देने। क्योंकि उस बीच में मेरे पास ना कोई लेटर आया ना कुछ आया। फिर पायल वाले ने अपने कोर्ट के या फिर अपने एडवोकेट के थ्रू मेरे को लेटर भेजा, भाई ऐसे ऐसे इतने पैसे। मैं कहाँ से दूंगा जी, गरीब आदमी। मैं तो पूरा पैसा दे पूरे चुका पैसे दे चुके हैं। मैं अपना A to Z पैसा दे चुका हूँ, टाइम पे दे चुका हूँ, तो मैं कहाँ से दूंगा पैसा अपना? तो श्यामलाल जी का कहना है हमने तो सारी किस्तें दे दी हैं और अब जो इनके पास नोटिस आया वो उस डीलर के भागने के बाद आया। तो इनका कहना ये है, जब वो डीलर भाग गया उसके बाद मुझे नोटिस दिया गया है। क्या यही नोटिस या सूचना, जो मेरी किस्तें समय पे नहीं जा रही थी या मेरा पैसा वो नहीं दे रहे थे, तो मेरे को पहले सूचित किया जा सकता था? 2 साल का केस था। मैं पायल वाले के पास गया, पायल वाला कहता है कि भाई 2 साल के अंदर उसने सिर्फ 10 महीने की किस्त दी है, यानी कि 10 महीने की किस्त, तो 22 महीने और कहाँ चले गए, 12 महीने और कहाँ चले गए? तू 12 महीने के अंदर नहीं तड़ पाया। नहीं, आजकल देखा ये गया कि अगर आपकी 2-3 किस्तें भी ना जाए तो फाइनेंसर का फोन आ जाता है या वो गाड़ी छीन लेता है। ऐसा कुछ आपके साथ में? ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी छीन लेते, गाड़ी उठा लेते हैं। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब करण ऑटो वाले ने 2 साल का केस करवाया और 2 साल के अंदर सिर्फ 10 किस्तें दी हैं और उसके अंदर
14 किस्तें उसने अभी तक दी नहीं 2 साल में, और 2 साल का मेरा केस है, तो उस केस के अंदर मेरे को पकड़ना तो चाहिए, उसमें पैसा नहीं आ रहा बंदे का। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल जब इनका इसका कहना, आदमी करण वाला है तो ये करण वाले से ही पैसे ले अपना, मैं एक भी पैसे नहीं दूंगा ना, मैं लड़ूंगा अपने नेताजी के साथ, कोर्ट जाऊंगा, बात खत्म। बिल्कुल इनका कहना और जो बिल्कुल देना होगा सही कोर्ट है, में दूंगा। इनका कहना सही है। जब इनका 2 साल का केस था आपका जी, 2 साल और का 22 महीने से वो किस्त नहीं दे रहा था, वो किस्तें, वो कह रहा है कि मैंने 10 महीने की किस्त दी है, 10 12 महीने महीने की तक 12 महीने मतलब 1 साल से वो किस्तें नहीं दे रहा था, तो फाइनेंसर का ये फर्ज बनता था वो इनको कांटेक्ट करता, इनको सूचित करता और फोन करके इनको बताता कि भाई आपकी गाड़ी की उसके पास पायल वाले के पास गया मैं, तो वो कहता है भाई इसका बेटा ऐसे ऐसे मर गया। अगर बेटा मर गया तो कोई दुनिया के पैसे खाएगा क्या? वो सरदार क्या दुनिया को मार के भागेगा? नहीं क्या, एक मेरी बात बताइए विजेंद्र जी, अब इन्होंने जैसे कहा कि उसका बेटा मर गया या उसे कुछ मुसीबत आ गई, समय लगेगा, क्या ड्राइवर भाई को कोई दिक्कत नहीं होती? क्या उनके घर में परेशानियां नहीं होती? तो ये अगर ड्राइवर को परेशानी होती है, अगर वो 1-2 महीने किस्त ना दे, तो क्या ये अपना ब्याज छोड़ देते हैं? देखो आशु जी, डीलर का बेटा मर गया, उसका मुझे भी दुख है और मैं उस बात से सहमत हूँ, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इनका क्या दोष है? आप इनके जीते जी क्यों मार रहे हो? इन ड्राइवरों ने क्या गलती कर दी है? आपके घर में दुख है, हम आपके दुख में शरीक हैं, आपके दुख में तन मन के साथ में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इनके जीते जी परिवार को मारने का आपको कोई हक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए, अब मैं आपसे, जो आपने सवाल कुछ लिख के मुझे दिए थे, जो मैंने फाइनेंसरों से पूछे थे, उसके बारे में कुछ चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि जब डीलर भाग गया, उसके बाद जो ऑटो ड्राइवर है उसको फाइनेंसर का कैसे पता लग गया? उससे पहले भी तो ऑटो ड्राइवर जा सकता था कि मेरी किस्तें समय पे जा रही हैं या फिर नहीं जा रही हैं। यही तो सबसे बड़ा खेल है। आप लोगों ने पैसा दे दिया किसी थर्ड पर्सन को फाइनेंस करने के लिए कि जाओ ऑटो वालों को लूटो, खाओ और भ्रष्टाचार करो और भाग जाओ। उसके बाद में यहाँ पे मैं बैठा हूँ। नहीं तो ड्राइवर को पता लग गया कि भाई हमारा एचपी फाइनेंसर कौन है, ये सारी अगर चीजें पता ड्राइवर इतना ही समझदार होता तो जिम्मेदारी ड्राइवर की बनती है 5%, और जो डीलर बैठे ना वहाँ पे एचपी लेके, उनकी बनती है 95%, 95% उनकी जिम्मेदारी बनती है। डीलर तो अपनी गाड़ी लेके आया, लेकिन तुम्हारा तो पैसा फंसा हुआ है। तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए था कि हाँ कौन सा फाइनेंसर हमारी गाड़ी को ऑटो फाइनेंस है और कितने का फाइनेंस हो रहा है, हमारे पास किस्तें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जब ऑटो वालों ने किस्तें आप लोगों की पूरी कर दी तो आपने दोबारा से एक धंधा बना लिया कि आप आ जाओ भाई, पहले इधर दे दो उसके बाद हमें दे दो आके। तो ये कहीं लूट नहीं मच रही है? और इस लूट का जवाब हम आप लोगों को कोर्ट में देंगे। अच्छा तो विजेंद्र जी, अगला सवाल आपका ये था कि ड्राइवर को यही नहीं पता लगता कि उसकी गाड़ी के ऊपर कितना लोन होता है, कहाँ से लोन हुआ है, ऐसा आपने हमें लिख के दिया था। लेकिन जब मैंने फाइनेंसरों से यही सवाल पूछा तो उन्होंने बकायदा मुझे लोन एग्रीमेंट दिखाया, और लोन एग्रीमेंट पे कितना लोन हुआ है, कितने पैसे का, वो सारी चीजें उसपे मेंशन थी, लिखी हुई थी। ड्राइवर का नाम, ड्राइवर की गाड़ी का नंबर, एड्रेस वगैरह सारा कुछ लिखा हुआ था। आपका आरोप था कि वो पता ही नहीं होता कौन है हमारा फाइनेंसर। आशु जी, कुछ नहीं, ये आपको दिखाने के लिए यार, कुछ लोगों को दिखाने के लिए, शायद दिल्ली में 1 या 2% देते होंगे। दूसरी चीज, किसी भी ऑटो के पास कोई लोन अमाउंट नहीं होता है, ना नोट एग्रीमेंट होता है, उसको कुछ नहीं होता है। अभी आपके सामने यहाँ पे कम से कम इतने सारे ड्राइवर, मैं भी यहाँ पे पूछना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए। अच्छा ये बताइए, हमारे साथ में बहुत सारे ऑटो ड्राइवर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा बताइए, आपने भी गाड़ी कहीं ना कहीं से फाइनेंस कराई होगी, कभी आपको लोन एग्रीमेंट मिला? आशु जी, मैं सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल को कहना चाहता हूँ। मैंने गाड़ी अभी हाल फिलहाल में बेरी वाले बाग से फाइनेंस कराई है, संकी ऑटो डीलर से, और 3.5 लाख की फाइनेंस कराई है, ठीक है। और उसके अंदर कोई लोन एग्रीमेंट नहीं है। नहीं है? अच्छा, आपको कभी लोन एग्रीमेंट मिला? आपने भी तो फाइनेंस कराई होगी गाड़ी। मैंने फाइनेंस कराई थी, कभी भी किसी ड्राइवर को नॉन एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलता है। ये सब आपको दिखाने के लिए रख दिया। हमें तो हम जानते, ड्राइवर जानता भी नहीं कि एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, कैसा होता है। अगर वो सर्वे करके देख लीजिए, 10 ड्राइवर और भी खड़े हमारे और भी साथ। अच्छा ये आप बताइए, आपको लोन एग्रीमेंट मिला था क्या? नहीं आपको मिला था? आपको कभी लोन एग्रीमेंट मिला? आपको मिला सर लोन? यहाँ पे जितने भी ऑटो ड्राइवर भाई हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनका कहना ये है कि हमें कभी भी लोन एग्रीमेंट नहीं मिला है। हो सकता है कि कुछ डीलर या कुछ फाइनेंसर लोन एग्रीमेंट देते हो, लेकिन यहाँ पे जितने हमारे साथ में ड्राइवर भाई मौजूद है, इनको किसी को भी लोन एग्रीमेंट नहीं मिला। मैंने तो रोड पे चलते हुए किसी भी ऑटो से पूछ सकते हो आप कि हमें लोन एग्रीमेंट मिला है नहीं मिला है, ठीक है, कैसा होता है। ये पूरी यहाँ की बात नहीं है, पूरी दिल्ली में कहीं पे भी आप चले जाइए, 10 ऑटो को रोकिए, रास्ते में रोकिए, इस बात पर चर्चा कीजिए, सब मना करेंगे। अच्छा एक चीज मैं साबुद्दीन जी से पूछना चाहूंगा। साबुद्दीन, जो मैंने अभी आपको लोन एग्रीमेंट दिखाया है, जो मैं फाइनेंसर से मैंने कॉपी मंगाई है, उसमें आपको क्या कमियां नजर आई? उसके अंदर तो ये आई है कि लोन एग्रीमेंट में 2.5 लाख रुपया दिख रहा है कि उस गाड़ी पे 2.5 लाख रुपए का लोन हुआ है, और 75,000 रुपया इंटरेस्ट का जोड़ दिया वो दिख रहा है। मगर
वो गाड़ी जब ड्राइवर खरीदने गया है या मालिक खरीदने गया है तो उस गाड़ी पे डाउन पेमेंट कितना दिया वो नहीं दिख रहा है, और ये पक्का बिल नहीं देते हैं। एक अपनी दुकान के ये जो कार्ड छपवाते हैं विजिटिंग कार्ड, उसी पे पीछे बैक साइड में लिख के देते हैं, वही पक्का बिल वो मानते हैं। तो इसमें जो लोन एग्रीमेंट है, जो मैंने अभी इनको साबुद्दीन जी को दिखाया था, ये इंडिया टीम के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इनका कहना ये है कि उसमें आपने कितना लोन दिया ये तो वहां पे लिखा हुआ है और कितना ब्याज उस पे लगेगा ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ड्राइवर ने कितना डाउन पेमेंट दिया वो उस पे नहीं लिखा हुआ है। अब जो लोन एग्रीमेंट मिलना चाहिए उस पर पूरी तरीके से मेंशन होना चाहिए कि ड्राइवर ने कितना लोन कराया है और कितना डाउन पेमेंट दिया है। और दूसरा इनका ये कहना है जो आजकल चूरन वाली पर्चियां जो डीलर दे देते हैं, इन पर्चियों की कोई वैल्यू कोर्ट में भी नहीं होती है, मैं बता रहा हूं। और मैंने फाइनेंसर से भी पूछा था, उनका भी ये कहना था कि इन पर्चियों की कोई वैल्यू नहीं है। तो इनका कहना ये है जो भी डीलर पर्चियां देता है अपना जो डीलर का जीएसटी नंबर है वो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी उसको लिखा होना चाहिए। अगर बाई चांस आगे चलकर कोई दिक्कत ड्राइवर को होती है तो वो उस पर जाके कार्रवाई कर सके। हमारे साथ में हरि प्रकाश जी है, यहाँ पे आइए, आप आगे आइए और थोड़ा ये बताइए जिस तरीके से ये सारी चीजें घटनाक्रम चल रहा है, फाइनेंसरों का कुछ आरोप है, ड्राइवर भाइयों का क्या आरोप है, मैंने सारी चीजें आपको पहले बताई, तो आपको क्या क्या कमियां नजर आई फाइनेंसरों की तरफ से? देखो जी आशु भाई, सबसे बड़ी कमी ये है कि ड्राइवर कहाँ से पैसा लाता है। लाख लाया, 50,000 लाया या 2 लाख लाया, आपने उसको डाउन पेमेंट जो ले ली, उस डाउन पेमेंट को आप एग्रीमेंट पे कहाँ आप दिखा रहे हो, कहाँ आप दिखा रहे हो? एक तरफ ये टैक्स की, इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो आप, ठीक है ना। हमसे 1 लाख रुपए आपने ले लिया, आपने 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख की फाइनेंस कराई, वो आपने शो कर दिया, ब्याज भी आपने शो कर दिया। अच्छा, दूसरी बात, आपके बीच में जो ब्रोकर बैठा है, आप आरबीआई रजिस्टर्ड हो ना, लेकिन जब ब्रोकर आप पास फाइल लेके जाता है तब आप उस ब्रोकर से क्यों नहीं कहते कि वो परमिट होल्डर लाओ जिसको मैं लोन दे रहा हूँ? अभी तक ड्राइवर सोया हुआ था, लेकिन मैं दिल्ली के ड्राइवरों को जगा के दम लूंगा, तब तक मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। आप सभी लोग मेरा वीडियो देखें, शेयर करते रहे, मेरे फोन नंबर आपके पास है, बराबर चलते नंबर डिस्प्ले पे चलते रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र गंगवार जी का और राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहम्मद साबुद्दीन जी का नंबर नीचे बिल्कुल चल रहा है। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी आप दोनों ये मैं आपसे ये लास्ट में ये पूछना चाहता हूँ, गंगवार जी आप ये बताइए, इस तरीके का जो चल रहा है मार्केट के अंदर, जो कुछ चंद लोग हैं पूरी मार्केट का माहौल बिगाड़ रहे हैं, ड्राइवर भाइयों में इतना भय है, वो डर डर के कदम आगे रख रहे हैं। उनको गाड़ी लेनी होती है, वो उनके मन में 100 सवाल होते हैं, क्या ये डीलर चोर है, फाइनेंसर चोर है, क्या है, क्या करे क्या ना करे, इसका आखिरी क्या होगा फैसला? आशु जी, मेरा नंबर फिर वही है 9810518266। विजेंद्र गंगवार मेरा नाम है, और अभी हमारे ये राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, वो आपको अपना नंबर बताएंगे, आप नंबर शो कर देना। जितने भी ड्राइवर भाई हमारे साथ जुड़ेंगे उनको, और आगे आपका वीडियो देखें और उसको शेयर करें। इन लोगों को मैं कोर्ट में घसीटने वाला हूं, 10 दिन का इनके पास टाइम है, हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप लोग सुधर जाइए। जिस चीज की एचपी क्लियर है, जिसका हिसाब क्लियर है, उनको दे दीजिए, नहीं तो हमारा और आपका मुकाबला पटियाला हाउस कोर्ट में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी साबुद्दीन जी अपना नंबर बताइए और लास्ट में ड्राइवर भाइयों का एक मैसेज दीजिए। दिल्ली के सभी फाइनेंसर को एक बार आखिरी बार हाथ जोड़ रहा हूँ। हमारे नेताजी ने टाइम दे दिया उन्हें, और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते इंडिया टीम से मोहम्मद शहाबुद्दीन एक बार दोबारा से हाथ जोड़ लेता हूं सभी डीलर से कि आप जिस गाड़ी को खरीदते हैं और बेचते हैं, बेचने वाला भी लाइसेंस बैज वाला है और खरीदने वाला भी लाइसेंस बैज वाला होना चाहिए। आधार कार्ड पे आप लोग गाड़ियां बेच रहे हैं और वही गाड़ी बाजार में बिना लाइसेंस के लोग चला रहे हैं, इसीलिए आपका रेट जो है ऊंचे आसमान पर है। तो आज के बाद आप गाड़ी जब भी किसी व्यक्ति को बेचेंगे तो उसका लाइसेंस बैज और आधार कार्ड तीनों कॉपी लेना पड़ेगा, तब पता लगेगा कि भाई बिना लाइसेंस वाले को कहीं गाड़ी तो नहीं बेच रहा हूँ। कल को कोई दुर्घटना हो जाएगा तो बेचारा वो मर जाएगा, जो लाइसेंस बैज वाला है उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं दिल्ली के परिवहन मंत्री श्री कैलाश गहलोत से भी कहना चाहता हूं कि आपकी टीम रोड पे चेक क्यों नहीं करती है। एनफोर्समेंट को चेक करना बहुत जरूरी है, आपकी एनफोर्समेंट ढंग से काम नहीं करती है। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद शाह जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, डीलर की दादागिरी नहीं चलेगी, फाइनेंसर की दादागिरी नहीं चलेगी। तो बस दोस्तों, इस वीडियो को करेंगे यहीं पे समाप्त, मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।